हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का बोर्ड मेड इजी चैनल पे। तो आप कहेंगे कि ये जो हमारे जो चैनल का नाम है बोर्ड मेड इजी, लेकिन क्या ये सही में बोर्ड को इजी बना सकता है? बोर्ड मेड इजी मतलब आप ये सोचेंगे कि क्या ये सही में बोर्ड को थोड़ा सा इजी हमारे लिए कर सकता है? जो हमारे लिए इतना टफ लगता है, जो हमें इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्या उसको ये इतना मतलब इजी कर देगा कि हमको हर चीज़ें समझ में आने लगेंगी? तो बिल्कुल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ। और चैप्टर 1 के साथ मैं आपको बहुत ही मतलब कोशिश करूँगा कि 20 से 25 मिनट में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में जितनी है चैप्टर 1 से मैं आपको उठा के दे दूँ, है ना। आपको यहाँ पर देखना है, फोकस करके बस बने रहना है और इस वीडियो को देखते रहना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आता है, देखें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है, सबसे पहला ही चैप्टर हमारा रियल नंबर। अब आपके सामने मतलब चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। भाई रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी समझना है कि जो हमारे दोस्तों नंबर होते हैं, नंबर्स को हम ना 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे रियल नंबर, एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। और ये जो क्लास है, ये क्लास वैसे तो 10th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन ये 9th क्लास वाले बच्चे भी अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, इमेजिनरी नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो मतलब रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब वो होते ही नहीं है, लेकिन हम बस उनको अपनी मतलब एक बस इमेजिनेशन है कि उन नंबर का कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा, क्योंकि वो हमारे मैथ में डेवलप हो चुके हैं। जैसा भी ऐसे कौन से नंबर हैं, जैसे कि रूट के अंदर -3 आना, या फिर रूट के अंदर -16 आना, है ना। आप ध्यान देते हो तो आप किसी भी नंबर, अगर मान लो रूट 16 है तो आप इसको लिख सकते हैं 4, चाहे आप इसको लिख सकते हैं -4। लेकिन अगर मान लो रूट में -16 है तो आप इसको सोल्व भी नहीं कर सकते, आप इसका आंसर ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई -4 ये भी हमारा 16 होता है, और 4 × 4 ये भी हमारा 16 होता है, और हमारे सेम नंबर ही होने चाहिए, है ना। अगर हम ऐसा करते हैं 4 × -4 तो हमारा 16 तो आता है, लेकिन ये नंबर और ये नंबर कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब हमें तो सेम नंबर की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लाना था, यानी कि ऐसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते वो नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। फिर आते हैं हमारे रियल नंबर। अब रियल नंबर कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं दोस्तों जो नंबर रियल में होते हैं, जैसे कि 1 लिख दूँ मैं, आपने पॉइंट भी पढ़े हैं, जैसे 2.5 पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल नंबर। आप फ्रैक्शन में पढ़ते आ रहे हैं, आपको स्कूल में नंबर मिलते आ रहे हैं 19/20, है ना। इस तरीके से नंबर मिलते हैं, हालांकि इतने अच्छे ना मिलते हो, लेकिन मिलते तो ऐसे ही है ना, 19/20। और अगर मान लो कोई और भी नंबर है, जैसे कि मैं बोल दूँ तो कौन सा नंबर है, हाँ बिल्कुल है ना भाई, √2 √3, और भैया जितने भी रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हैं, और हमारा पाई है, और हमारे बहुत सारे तरह के नंबर हैं। तो ऐसे सारे नंबर हो गए हमारे रियल नंबर, है ना। चाहिए इसमें आप नेगेटिव नंबर भी ले लीजिए, भैया नेगेटिव नंबर भी ले लो, हाँ भी नेगेटिव नंबर भी ले लो, बस रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो। तो रियल नंबर भी अब हमारे 2 तरह के हुए, जो हमें पढ़ने हैं बस वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्या? रियल नंबर हमारे 2 तरह के हुए, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ रही है। कौन से? तो रियल नंबर वैसे तो दोस्तों हमारे रेशनल भी हो गए, इरेशनल भी हो गए, है ना। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं रियल नंबर को देखता हूँ तो रियल नंबर हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें? इंटीजर में, ठीक है। इनको अगर मुझे देखा इधर, इंटीजर क्या है भैया? ये वाले जो मतलब फ्रैक्शन में नहीं होते, मतलब जो डेसिमल में नहीं होते, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर नहीं होते, ऐसे नंबर या तो प्लस हो या तो नेगेटिव हो, मतलब एक पूरे नंबर लिखे हुए, ऐसे नंबर हमारे इंटीजर। मैं कह सकता हूँ कि भाई माइनस से लेके ऐसे करके -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे बहुत सारे नंबर है ना। फिर इस सीरीज को देख लेते हैं, तो ये आगे हमारा रेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। P/Q का मतलब बस आप उसका इतना है कि भाई उसको फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, है ना, अपॉन की उसमें राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा भैया Q इक्वल टू नॉट 0 क्यों होता है। देखो भाई समझाता हूँ, जैसा मान लीजिए 19 है ना, और 19 के अपॉन में मान लीजिए 0 आ गया अगर,
तो क्या ये 0 कभी 19 को डिवाइड दे पाएगा? चलिए सिंपली करके देखते हैं ना, जो आपको पता है बस उससे ही करके देखते हैं। तो भाई 0 0 वन जो 0, 0 आप 50 जा ले लो तब भी 0, 0 आप 5000 ले लो, मतलब कितना भी ले लो, मैं ले लो 98976893, अब इससे भी बड़ा नंबर हो सकता तब भी 0, मतलब ऐसा है ये तो सोल्व ही नहीं कर पाने का। तो ऐसा नंबर हमारा बन ही नहीं पाता, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, उसका सोल्यूशन ही नहीं आता। तो इसलिए हम लिखते हैं q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, मतलब अपोन में 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा आ गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर कौन से हुए भाई? इरेशनल नंबर वो नंबर जिसको हम अपोन की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, मतलब जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। अब ऐसे कौन से नंबर है, क्या बात करते हो भाई? जैसा 5 है, जैसा √2 है, जैसा कोई नंबर है जो मतलब खत्म, मतलब जिसकी कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा जिसमें, ऐसा नंबर, मतलब जिसकी डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही पॉइंट के बाद, तो ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं p अपॉन q, ठीक है रेशनल, अब आपकी समझ में आएगा भैया p अपॉन q की फॉर्म में हम क्या राइट कर सकते हैं। बेटा जितने इंटीजर है, जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर को मैंने भले ही अलग राइट किया लेकिन वो इंटीजर भी रेशनल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। रेशनल नंबर हमारा इंटीजर में भी टूटता है, डेसिमल में भी टूटता है, और अपोन की फॉर्म में भी टूटता है। देखो माइनस का 2 है, एक चीज ध्यान रखना, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में हमेशा 1 होता है, कंप्लीट फ्रैक्शन हमारी बन जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया क्या मेरा रेशनल नंबर है ये? हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि 3/1 राइट कर सकते हैं। क्या भैया 19/20 रेशनल है? हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि अपोन की फॉर्म में है। क्या भैया 1/2 है हमारा रेशनल है? हाँ भाई। क्या 1/x है? हाँ भाई, है ना। बस x हमारा क्या हो, एक इंटीजर हो, सही है। कभी आप x के अपोन में ये लिख दो तो भाई ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है ना। ऐसे नंबर जो मतलब खत्म ही नहीं होते, जिनका में एक्सपेंशन ही नहीं मिलता, जिनका में एंड पॉइंट ही नहीं मिलता, तो ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर, ठीक है, सही है। अब आते हैं चैप्टर के जो कुछ मेन कंसेप्ट है, वो उन चीजों पर आते हैं ना। चैप्टर में आते हैं एक तो प्राइम नंबर, एक आता है को प्राइम नंबर। अब ये क्या सिद्ध है? तो देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर, अब दिमाग में आएगा भैया फैक्टर, अब बता दो, फैक्टर भी बता दो भाई, फैक्टर क्या होते हैं। फिर आगे तुम पढ़ोगे एलसीएम ऐसे, भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल भी बता दो, है ना। तो चलिए प्राइम और को प्राइम को हम पढ़ते हैं बाद में, पहले हम जानते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो मैं सोचता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, नहीं आती है तो दोबारा देखें वीडियो, क्योंकि देखना तो आपको पड़ेगा ही और सीखना तो आपको पड़ेगा ही। अब देखो ध्यान से बता भाई, फैक्टर क्या है हमारे? फैक्टर, फैक्टर ऑफ n, है ना। मैंने मान लिया कि भाई लेट a एंड b आर फैक्टर ऑफ n, मैंने मान लिया a और b n के फैक्टर है। तो बेटा कुछ नहीं है कि जब भी तुम a से n को डिवाइड दोगे ना, तो यहाँ पर कुछ भी आए लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। जैसे b से भी n को अगर डिवाइड दें तो ये हो जाएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। मतलब ऐसे नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर होते हैं। यहाँ पे जो a और b है वो n के फैक्टर है। जैसे कि तुम कहोगे भैया 21 एक नंबर है, इसके फैक्टर लिख दो चलो। तो एक बात समझो, 1 के टेबल में तो हर आता है, पढ़ लो भाई कैसे। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 3 में, यानी कि 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 10 जा 10, है ना। तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं। क्या है 2 के टेबल में आता है? नहीं। 3 के में आता है तो 3 भी इसका एक फैक्टर है। क्या ये 4 के टेबल में आता है? नहीं, 4 भी नहीं है। तो 5 नहीं, 7 है, 7 भी इसका एक फैक्टर है। क्या ये 8 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो किसके टेबल में आता है? किसी के में नहीं आता। 7 के बाद आता, फिर ये 21 खुद इसका एक फैक्टर है। आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये सारे नंबर हैं जो देखो 7 3 जा 21, 3 7 जा 21, 1 21। तो मतलब कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे कि अगर 1 21 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो हमारा इसका फैक्टर है, और 1 तो अब हर किसी को भी डिवाइड करेगा तो 1 हमारा हो गया यहाँ से यूनिवर्सल फैक्टर। तो √3 भी हमारा इसका एक फैक्टर है। अब आते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल क्या होता है भाई? तो मल्टीपल होता है जो उसकी मल्टीप्लाई करके मिलता है ना। जैसे कि मैं लिख दूँ 7 का टेबल लिखते हैं चलो, 7 1 जैसे 7,
7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, है ना। चलो देखो, वैसे तो खत्म ही नहीं होने का है ना, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, खत्म ही नहीं होगा इसका तो केवल। आप कहोगे भैया क्या बात करते हो, 7 10 जा 70 होता है, खत्म हो जाता है। अरे नहीं भाई, 7 मल्टीप्लाई 11 कर लो, कहाँ खत्म होता है 77। तो वह याद कराया जाता है 10 तक, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो हमारी कहीं तक भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन खत्म नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो 7 है ये किस किस का मल्टीपल है, 1 का भी है और 7 का भी है। यहाँ पे जो 14 है ये मल्टीपल है 2 का भी, ये मल्टीपल है 7 का भी। 21 ये मल्टीपल है 3 का भी, ये मल्टीपल है 7 का भी। 28 ये मल्टीपल है 4 का भी और ये मल्टीपल है 7। मतलब एक ऐसा नंबर जो किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है, वो नंबर उन नंबर्स का मल्टीपल होता है। जैसे कि 4 7 या 28 लिख लीजिए, या फिर 7 4 या 28 लिख लीजिए, बात तो वही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीपल भी समझ में आ गया, है ना। और चलिए अब इस चीज़ को भी ख़त्म करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो अब आपको फैक्टर भी समझ में आ गया, मल्टीपल भी समझ में आ गया। अब आते हैं प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर का। तो देखो भाई, प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं ऐसा नंबर, जैसे देखो 2 या तो 2 का 1 फैक्टर है या फिर 2 का 2 फैक्टर है, तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। मैं बोलूँ 3, भैया देखो 3 के 1 को भी डिवाइड कर सकते हैं और फिर 3 का 3 है, ठीक है। 4, तो 4 को तो भैया 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है, तो ये नहीं है। मतलब अगर 2 ना होता और 1 और 4 ही होते बस इसके फैक्टर, तो हो जाता है ये भी प्राइम, क्योंकि या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। देख लो 1 है या फिर नंबर खुद है, 1 है या फिर नंबर खुद है। तो मैं कहूँ भैया 5, हाँ भाई 5 तो बिल्कुल है, 1 और फिर 5 से ही डिवाइड होता है। 6 नहीं होगा, 7 हाँ 7 होगा। तो भाई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर या तो 1 हो, 1 तो हर किसी का फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 के तो टेबल में हर कोई आता है, मतलब 1 का तो बस कहने का नाम है, एक्चुअल में वो नंबर अपने आप से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर हमारे होते हैं प्राइम नंबर। मतलब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम है। 6 हमारा प्राइम नहीं है, 8 हमारा प्राइम नहीं है, 9 नहीं है। अब 9 भाई 3 से भी तो होता है। 10 तो 2 और 5 से होता है। 11, हाँ ये 11 है। तो ऐसे नंबर जिसके मतलब बस केवल वो नंबर खुद से कट जाता है, तो ऐसा नंबर हमारा प्राइम नंबर होता है। अगर बात करें को प्राइम की, तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूँ भाई, ध्यान देखना है ना, मैं एक नंबर राइट करता हूँ, नंबर राइट करता हूँ मैं 21 ही, क्योंकि हमने अभी वो पढ़ा है। मैं एक नंबर राइट कर देता हूँ 28, है ना। चलिए इसके फैक्टर लिखते हैं 1 3 7 और 21। इसके फैक्टर लिखते हैं 1 2 4 7 14 और 28। तो आप ध्यान देते हो इन दोनों नंबर में, देखो इन दोनों नंबर में आपको दिखाई दे रहा है, तो भैया देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है ना। और को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं दोस्तों जिनका जो फैक्टर होता है वो बस 1 होता है। मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है। और को प्राइम हमेशा हमारे दो नंबर का एक पेयर होता है, मतलब दो नंबर उसमें मिलने जरूरी है, वे दो नंबर ही हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ 2 और 3 क्या को प्राइम है, हाँ भाई बिल्कुल है। या तो 2 खुद से कटेगा या 3 से कटेगा, नहीं तो यूनिवर्सल फैक्टरिंग का 1 ही है बस, है ना। ठीक है, क्या भैया 9 और 10 हमारी को प्राइम है। अब आपके दिमाग की घंटी बजेगी ना, भैया ना तो ये प्राइम है ना तो ये प्राइम है, यहाँ तो अरे नहीं भाई को प्राइम है भाई ये भी, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है बस। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो, तो वो होते हैं हमारे को प्राइम। तो को प्राइम भी आपको समझ में आ गया, है ना। तो बढ़िया भाई, अब आते हैं नॉर्मल सी अपनी चीज में, भाई एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों एलसीएम होता है किन्हीं भी दो नंबर का, 2 नंबर्स का। मैं बोल दूं कि
एलसीएम ऑफ ए बी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब भैया आपने मल्टीपल तो समझ लिया क्या होता है मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों का कॉमन हो, मतलब तो ऐसा नंबर जो दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें मिलता हो वो सबसे छोटा नंबर हो। तो भाई कैसा है भैया, क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। आप ये कहोगे है ना भाई तुम क्या, मैं होता मैं भी कहता है ना, चलो मैं तो तुम्हें समझा देता हूँ। तो चलो मैं 5 के कुछ फैक्ट राइट करता हूँ है ना। तो 5 के हम फैक्ट राइट करते हैं दोस्तों, और फिर हम राइट करते हैं किसके, नंबर उठा लीजिए, चलो कोई सही सा नंबर उठाते हैं जिसके फैक्टर में सही से मिले। तो नंबर उठा लीजिए दोस्तों, जैसे कि 6 उठा लीजिए, एक उठा लीजिए, 9 उठा लीजिए। चलिए 6 के मल्टीपल ऐड करते हैं भैया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। अरे भैया रुक जाओ, चलो रुकिए है ना। अब आते हैं 9 पे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 36, 9 4 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। ओ भैया बस। अब आपको मैंने इसका भी मल्टीपल राइट करेगी, मैंने 6 के भी मल्टीपल राइट किए, लेकिन अगर आपको यहाँ से ध्यान देते हैं तो देखो इसमें भी 36 आ रहा है भैया, इसमें भी 36 आ रहा है, इसमें 54 आ रहा है, लेकिन इसमें भी 54 आएगा, देख लो 42 48 और फिर आगे 54, 6 9 या 54 है ना, लेकिन 18 भी कॉमन है। तो ऐसा नंबर जो इनमें बताइए, अब 18 36 और 54 में सबसे छोटा क्या है, तो वो है 18, यानी कि जो 18 है वो इन दोनों का एलसीएम है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता है ना। तो एलसीएम समझ में आया, सही है भाई, हाँ भैया समझ में आ गया। चलो एचसीएफ देखते हैं, चलो 6 और 9 का ही देखते हैं। तो 6 के फैक्टर भैया 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और भैया 6 होता है। और 9 के फैक्टर भैया 1 होता है और भैया 3 होता है और भैया 9 होता है और कोई नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चों अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो देखो 3 है, इसमें भी 3 है, बिल्कुल है, तो इसका 3 एचसीएफ है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि दोनों के दोनों नंबर हमारे छोटे हैं तो दोनों नंबर को आपको सही से समझ में आया होगा। चलिए बड़े नंबर ले लेते हैं भाई, नंबर ले लीजिए, मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई एक नंबर ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए 30 ले लीजिए, एक नंबर आप 40 ले लीजिए, 40 लोगे है ना, दूसरा नंबर भाई 45 ले लीजिए, ठीक है। चलिए इससे फैक्टराइज करते हैं भैया, 1 तो सबका होता है भैया, इवन नंबर है तो 2, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नहीं होते कंप्लीटली वो ओड नंबर भैया 3 के टेबल में भी आता है, 4 के में तो नहीं आता पर 5 के में आता है, 6 के में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है भैया, फिर आता है 15 में भैया, और फिर आता है फिर सीधा सीधा 30 में, ठीक है। 45 से राइट कीजिए, 1 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 3 15 3 जा 45, फिर 5 5 9 जा 45, फिर 9 5 जा 45, फिर दोस्तों 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं, और फिर आता है 15 3 जा 45 और फिर आता है सीधा सीधा 45। ये इसके फैक्टर है ना। तो अगर आप ध्यान देते हैं भैया देखो 3 इसमें भी है भैया, 3 इसमें भी है भैया, 5 इसमें भी है भैया, 5 इसमें भी है भैया, 15 इसमें भी है भैया, 15 इसमें भी है। लेकिन अगर आप ध्यान देते तो 15 के बाद इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, जो कॉमन है, जो दोनों का है, जो फैक्टर है, जो मतलब 15 30 को भी डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, यानी कि इनका जो एचसीएफ है 30 और 45 का वो आ गया हमारा 15, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब आते हैं
20 मिनट से आगे 20 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमने अपने चैप्टर की जो लीड था वो हमने पकड़ ली है। अब हमारे पास 5 से 7 मिनट का गेम है, 30 मिनट हस्सल होंगे और 30 मिनट में इसका रैपिड रिवीजन हमारा हो जाएगा। तो देखिए अब ना एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपको देखो, अगर आपको कह दें कि फाइंड एलसीएम ऑफ, कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ मैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ किस किस का ले लेते हैं कि 30 और 45 ले लेते हैं भाई। अभी हमने दो नंबर है, हमने तो इनका एचसीएफ निकाला एंड अच्छा दोनों चीज निकाल देता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इन दोनों ही नंबर से हम समझते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले 30 और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 बचा 2 बचा 1, 2 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 5 5 जा 5, सही है। 45 के भी कर दो, तो 45 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हम 30 को राइट कर सकते हैं, 30 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 और 45 को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। इसको हम राइट कर सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें तो कोई पावर ही कॉमन नहीं है, लेकिन इसको हम लिखें तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 और ये हो गया दोस्तों हमारा 3 की पावर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट पावर के साथ कॉमन, जो भी दोनों में कॉमन है। जैसे कि भैया 3 की पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो कॉमन तो हमारा 3 की पावर 1 है ना, इसमें भी 5 की पावर 1 है, इसमें भी 5 की पावर 1 है, मतलब यहाँ से 5 आ जाएगा। अगर यहाँ 5 की पावर 2 होता तो भी 5 की पावर 1 ही आता, मतलब कॉमन तो 5 की पावर 1 ही है ना, जो दोनों जगह है। तो यहाँ पर हमारा होगा 3 इंटू 5, यानी कि एचसीएफ हो गया दोस्तों 15, सही है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या है दोस्तों? हर एक प्राइम नंबर अपनी मैक्सिमम पावर के साथ। जैसे क्या भैया क्या कहना चाह रहे हो? भैया 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, 2 की हद पावर 1 है, ठीक है। 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, मतलब 3 की पावर बस 2 लेना है और इसे भूल जाना है। अब ये खत्म यहाँ तक ले चुके हैं। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ भी 1 है। अगर मान लो 5 की पावर यहाँ पे 5 होती तो 5 की पावर 5 ले लेते, इसे छोड़ देते, तो 5 मल्टीप्लाई 1, तो एलसीएम निकाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 जो होता है वो 9 होता है, मल्टीप्लाई 5 और ये हो गया दोस्तों हमारा 90। आप देख लीजिए 33 जा 90 और 45 2 जा 90, एलसीएम एचसीएफ हो गया, है ना। अगर आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मैं इसके बाद एक कल एक वीडियो बनाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, आप कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब हमारी यहाँ से तो काम हो गया, है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने बना देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिवाइज करते हैं कि इफ एलसीएम ऑफ 30 एंड 45 इज 90 फाइंड एचसीएफ। भाई एचसीएफ फाइंड कर लो। तो दोस्तों एक हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लो भैया, एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर लो भैया, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लो भैया, नंबर 1 की मल्टीप्लाई नंबर 2 में कर लो भैया, मतलब ए रख लीजिए। तो एलसीएम क्या है दोस्तों 30, नहीं एलसीएम तो है हमारा 90, एचसीएफ हमें फाइंड करना है। नंबर है हमारा एक 30, एक हमारा 45, है ना। तो एचसीएफ हम फाइंड करते हैं, तो इधर 30 45 अपॉन 90, 45 बन जा 45 2 जा 2 15 जा, तो एचसीएफ आ गया दोस्तों हमारा 15। देख लीजिए, मैं एक बार टाइम भी बता देता हूँ आपको। अरे वाह 24 मिनट और हमने अपना रियल नंबर चैप्टर खत्म कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं हम √2। ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। और ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब ये ना अब से भी कम से कम लगभग दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, कम से कम 8-10 बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ना। तो अगर हम इसको देखते हैं और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको ये क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन में एक थीम बताता हूँ कि अगर आप उस थीम को याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन करना समझना
मतलब आप कभी इसे भूल ही नहीं सकते। ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। कैसे भाई, ऐसा कैसे होगा? देखो √2 हमें एक रेशनल प्रूव करना है, लेकिन उसको तुम 2 मिनट के लिए छोड़ दो। मैं बोलता हूँ कि तुम इवन नंबर बताओ मुझे, इवन नंबर क्या होते हैं। तो बेटा इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं या फिर 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। अच्छा, इनकी ना खासियत ये होती है, हर एक इवन नंबर को हम 2 के मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 × 1 राइट कर सकते हैं, इसको 2 × 2 राइट कर सकते हैं, इसको 2 × 3 राइट कर सकते हैं, और इसको 2 × 4। और कितना ही बड़ा नंबर हो, मैं मतलब उसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में राइट कर सकता हूँ। मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ना? ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी इसी हेल्प से कर देंगे। बस हमें यही चीज़ चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। हम क्या करेंगे इसमें? हम सबसे पहले करेंगे कि भाई हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई √2 एक रेशनल नंबर है ना। तो लेट अस एज्यूम, हमने मान लिया कि √2 जो है वो क्या है, √2 इज या फिर बी रेशनल। हमने मान लिया भाई ये वो नहीं है, इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब हम कह रहे हैं कि ये रेशनल है, और अगर मान लो ये रेशनल होने के बाद इसमें कुछ अटपटी चीज़ें आ गई जो मतलब मैथ जिनको नहीं मानता, तो ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। मतलब ये रेशनल नहीं, रेशनल नहीं है, तो बचा क्या? इरेशनल। या तो कोई नंबर इरेशनल होगा रियल नंबर में, या फिर रेशनल होगा। तो अगर रेशनल नहीं है फिर इरेशनल ही होगा, है ना। तो बस इतनी सी बात हमें इसमें देखनी है। तो देखें हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये रेशनल है तो ये नंबर देन इट विल बी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं इट विल बी, या फिर हम इसको रफ करके हम राइट कर सकते हैं कि इट कैन बी, या फिर हम इसको राइट कर सकते हैं क्या कि इट कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म, है ना। आप P/Q मान लीजिए, A/B मान लीजिए, X/Y मान लीजिए, आपका जो मन करे आप मान सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही है। तो भैया अगर हम √2 हमारा रेशनल नंबर है तो हम उसे P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और अगर हम उसे P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और जहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि कोई भी हमारा रेशनल नंबर होता है तो उसमें जो Q होता है वो क्या होता है? इरेशनल होता है। सॉरी, Q जो होता है नॉन जीरो नंबर हमारा होता है, जो जीरो नहीं होता। और PQ क्या होते हैं भाई? P और Q हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? ये हमारे इंटीजर होते हैं। बताइए, इतनी सी बात आपको बस यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंटीजर भी मैंने आपको बताया कि जो नंबर या तो नेगेटिव हो, या पॉजिटिव हो, या जीरो हो, बस ना तो डेसिमल की फॉर्म में हो, ना अपॉन की फॉर्म में हो। मतलब ऊपर वाला नंबर भी नॉर्मल नंबर होगा प्लस माइनस में, और नीचे वाला नंबर भी प्लस माइनस में होगा। बस नीचे वाला नंबर क्या नहीं होगा? बस वो जीरो नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल सही है। अब चलिए अगर हम इसमें ध्यान देते हैं तो इसमें हमें मिलेगा कि हम मान लेते हैं कि भाई P और Q क्या है। अच्छा, एक चीज समझिए, जैसा मान लीजिए P और Q है, तो P और Q क्या होंगे दोस्तों? P और Q होंगे हमारे कोप्राइम नंबर, है ना। कोप्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका कोई फैक्टर ही नहीं है ना। यानी कि हम मान लेते हैं कि लेट P and Q आर कोप्राइम, मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं है जो इनका मतलब 1 से अलग हो। अच्छा, हम ऐसा क्यों मानते हैं? मान लीजिए कोई आपकी फ्रैक्शन है 2/3, मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है, तो मान लीजिए कोई 10/10 मान लो 15 है। तो आप यहाँ पर कहते हैं भैया देखो इस वाली फ्रैक्शन में तो आ रहा है इसका अलग अलग फैक्टर आ रहा है, कोप्राइम नंबर नहीं है 10 और 15। मैं कहता हूँ भाई रुको, अभी देखो 2 5 जो 10, सॉरी इस 5 से 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 2 जो 10 और 5 3 जो 15। आप देखते हैं इस फ्रैक्शन की ओरिजिनल फॉर्म 2/3 है। 10/15 तो 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई हुई होगी। एग्जैक्ट फ्रैक्शन तो हमारी यही है। और आप देख लीजिए 2 और 3 का कोई भी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। मतलब फ्रैक्शन हमारी बनती हुई है जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो हम मान लें ये कोप्राइम है, मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3
सॉरी पी एंड क्यू है ना हमारे यहाँ पर, ऑफ पी एंड क्यू अदर देन वन, मतलब वन के अलावा इनका कोई फैक्टर ही नहीं होने का, अदर देन वन। मैं इनको रख कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम यहाँ से ना हो। बताइए, है ना। अब अगर आप हम अंडर रूट टू हैं तो बेटा हम अंडर रूट टू को हम तो ऐसा राइट कर सकते हैं भाई पी अपॉन क्यू। भाई हमने यही तो माना कि अंडर रूट टू एक रेशनल है और वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट हो सकता है। हमने मान लिया भाई कि दैट अंडर रूट टू जो है वो पी अपॉन क्यू है। तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से तो टू हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा टू क्यू स्क्वायर और अपॉन में सॉरी टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने अपने एनसीईआरटी में भी आपने एक थ्योरम रीड की है कि भैया अगर ए स्क्वायर पी को डिवाइड करता है, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, मतलब जीरो बचता है, तो भैया अगर हम ए से भी पी को डिवाइड करेंगे तो भी हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा जीरो बचेगा। ये थ्योरम है, ये हमने पढ़ी हुई है, मतलब आपने एनसीईआरटी में पढ़ी हुई होगी। और ये फैक्ट भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर ऐसा मान लेते हैं कि कोई नंबर तो स्क्वायर से कटता हो, है ना, फिर उसको नॉर्मल कर दे। भाई 16 है, चलिए मैं ना मान लेता हूँ कि भाई कोई सा नंबर आप मान लीजिए 32 है मान लीजिए, और मैं मान लेता हूँ कि भाई ये 2 के स्क्वायर से कैंसिल होता है, मतलब ये 4 का मल्टीपल है, 4 8 जो 32। तो बेटा जो इसके मल्टीपल है 4 का जो फैक्टर है 2 और 2 जब 4 तो 2 से भी तो कैंसिल हो गई होगा ये, तो ये तो कंपलसरी है ना, ये तो कॉमन चीज़ है कि ये चीज़ तो हमें पता भी है भैया। तो ये चीज़ का तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि 2 यहाँ पर जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो 2 है वो पी को भी डिवाइड करेगा। अच्छा ये आपने अलग चीज़ मतलब कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही है, बस आप समझ के देखिए। मान लीजिए जो 2 है कोई भी नंबर हो, जैसा मान लीजिए 6 है, 6 का स्क्वायर होता है 36। भैया अगर ये 36 को डिवाइड करेगा 18 है तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा, भले 3 से कर तो रहा है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हेयर इफ क्यू स्क्वायर डिवाइड्स पी sorry if 2 divides p then 2 also divides p square, 2 also divides p। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा, तो है ही ऐसी कॉमन बात है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पी स्क्वायर है वो भाई एक, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए कोई नंबर है मेरा, कोई भी नंबर है और वो 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब तो ये एक इवन नंबर है, ये तो एक इवन नंबर है ना। और इवन नंबर को मैंने अभी भी आपको बताया कि उसको 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, भले ही यहाँ पर कुछ भी आए। मानते हैं ये बात को, बिल्कुल सही है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई कोई नंबर होगा, m हो, n हो, z हो, x हो, ये वेरिएबल है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी मान सकते हैं ना। तो हम मान सकते हैं कि सो मतलब p अगर 2 आल्सो डिवाइड्स p, यानी कि जो 2 है 2 इज ए, हम बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, 2 जो है वो p का फैक्टर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वी कैन राइट p इक्वल टू में 2m, है ना, जहाँ पे m क्या है, m इज ए नेचुरल नंबर या m इज ए इंटीजर, है ना, कुछ भी हो सकता है, m इज ए इंटीजर मान लेते हैं, बिल्कुल सही। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए p को हम 2m राइट कर सकते हैं और मैं यहाँ पर राइट कर दूँ, इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए। अगर मैं p इक्वल टू 2m यहाँ पे लिख देते हैं, ऑन पुटिंग p इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो p इक्वल टू 2m, है ना, तो हम इसमें राइट कर सकते हैं। तो चलिए जहाँ p है वहाँ पर 2m राइट कर लीजिए, तो 2q स्क्वायर
और 2m का स्क्वायर। भैया हमने इसको देखा तो 2q स्क्वायर इक्वल टू में 4m स्क्वायर। 2 से 2 टू जा 4 तो ये आ गया q स्क्वायर इक्वल टू में 2m स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जब 2 है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू एम स्क्वायर मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके q मिल जाएगा, यानी कि 2 भी इसका फैक्टर है, m स्क्वायर भी इसका फैक्टर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पे 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स ये वाला जो 2 है वो q स्क्वायर का भी फैक्टर है, यानी कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स q। अब ध्यान से देखिए भाई 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखिए कि भाई जो p2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, जो 2 है वो हमारा q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा एक फैक्टर हो गया, है ना। इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो चीज़ें हो गई, तो 2 इसका भी फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 2 q को भी डिवाइड करता है, 2 p को भी डिवाइड करता है, यानी कि जो 2 है 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, है ना। उस चीज़ को रख कर देता हूँ ताकि आपको सही से क्लैरिटी हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 2 है हमारा वो p और q दोनों का ही फैक्टर हो गया। लेकिन हम बोलते हैं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसा करता है दोस्तों? ये कॉन्ट्राडिक्ट ऐसा करता है क्योंकि हमने तो p और q मान के ही कोप्राइम चले थे, मतलब ऐसे नंबर मान के चले थे जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। मतलब ये तो अटपटी चीजें हो गई, है ना। कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p and q has no common factor other than 1, no common factor other than 1। मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी कि जो हमारी अजम्पशन थी कि हमने मान के चले थे कि √2 जो है रेशनल है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये तो इरेशनल होगी, है ना। तो हम इसको मान लेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसमें राइट कर सकते हैं कि क्या, कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि सो our assumption that √2 is rational is wrong। मतलब ये तो रॉन्ग है ना, या हम गलत थे, हमारी जो अज्यूमिंग थी वो गलत थी। तो हम बोलेंगे हेंस √2 इज इरेशनल। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को सीखा होगा, समझा होगा। तो चलिए अब इसको एंड करते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, और मैंने मतलब लगभग भले ही मैंने उसमें इस वीडियो में भले हमें 14 मिनट लगे, सॉरी इस क्वेश्चन में भले ही हमें 15 मिनट लगे, लेकिन हमने समझा इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से कि अब हमें दोबारा इसको मतलब पेपर से पहले बस हमको इससे रिवाइज तो करना होगा। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, अब हमारा इस पर कोई डाउट नहीं है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसको देखूंगा। और कोई भी अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं फिर से उसकी वीडियो बनाऊंगा और फिर से मैं उस चीज़ को उस पॉइंट को मैं ध्यान में रखते हुए उस वीडियो को बनाऊंगा।